में हम लोग बात करेंगे एल्बो और फोरआर्म इंजरीज के बारे में जो स्पोर्ट्स में होती है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स में कौन कौन सी होती है। सबसे पहले जब आपके पास एल्बो की असेसमेंट के लिए एक बंदा आता है तो हम लोग उसकी हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में हम लोग एल्बो के साथ अगर आया तो हम लोग क्या क्या लेंगे, वैसे भी नॉर्मली अगर आया तो कौन सी हिस्ट्री लेंगे। पास मेडिकल हिस्ट्री उसे लेंगे, इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, व्हेन एंड वेयर डज इट हर्ट्स, मोशन जिसके साथ पेन कम होता है या ज़्यादा होता है, ग्रेविटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स भी इस तरह के पूछ सकते हैं। टाइप, क्वालिटी ऑफ, ड्यूरेशन ऑफ पेन, इसके अलावा साउंड्स हो गए। ठीक है, कौन से साउंड्स आ रहे हैं और कितने टाइम के लिए डिसेबल्ड थे, क्योंकि टाइम जो है वही बताता है कि कौन से टाइप की इंजरी है। ठीक है, और प्रीवियस ट्रीटमेंट्स। अच्छा, ऑब्जर्वेशंस में जब एल्बो का हम लोग देखते हैं तो उसमें कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन करते हैं। सबसे पहले डिफॉर्मिटीज और स्वेलिंग देखते हैं। कैरिंग एंगल, क्यूबिटस वेलगस या वेरस है कि नहीं है। इसके अलावा फ्लेक्शन एक्सटेंशन कितनी है, रेंज ऑफ मोशन कितनी है, हाइपर एक्सटेंशन है कि नहीं। नेक और शोल्डर का भी फंक्शन देखते हैं, क्योंकि वो भी इफेक्ट हो सकता है इससे, या उससे ये इफेक्ट हो सकता है। तो नॉर्मल कैरिंग एंगल जो है वो है 10 to 15 डिग्रीज, लेकिन अगर सही से देखा जाए तो 5 to 15 डिग्रीज होता है। ये बीच में जो फीमेल्स होती है उनके कैरिंग एंगल ज़्यादा होता है, मेल्स का कम होता है। ठीक है, तो इन्होंने 10 to 15 डिग्रीज लिखा हुआ है, लेकिन 5 to 15 होता है। अच्छा, तो जब क्यूबिटस वेरस होता है तो उसके साथ एक बाज़ लोगों में डिफॉर्मिटी होती है, गन स्टॉक डिफॉर्मिटी। जैसे ही ये आपको गन नज़र आ रही है, इसकी तरह देखिए, इसकी स्टॉक की तरह ये वो बना हुआ है हाथ से, बिल्कुल गन की तरह होती रही। अच्छा, तो कैरिंग एंगल के बारे में लिखा हुआ है, ये क्या है, जब बिल्कुल हैंड सीधा हो तो तब कैरिंग एंगल होता है। जब फ्लेक्शन करे हाथ पे तो एकदम से कैरिंग एंगल गायब हो जाता है नॉर्मली। सही है। तो फीमेल्स में क्यों ज़्यादा है, फीमेल्स की हिप्स ब्रॉड होती है तो उसकी वजह से एल्बो में कैरिंग एंगल्स भी ज़्यादा होता है। अच्छा, तो पल्पेशन में जब करते हैं उसके थ्रू हमें पता चल सकता है किस जगह पे साइट ऑफ पेन का। ठीक है, अब पहले हमने क्या किया, हिस्ट्री ली, उसके बाद ऑब्जर्वेशन की। अब पल्पेशन आ गया है तो पल्पेशन में पेन और डिफॉर्मिटी को पल्पेट करके पता लगा सकते हैं। एपिकॉन्डाइल्स, इलेक्ट्रोनॉन, इसके अलावा डिफरेंट रीजन्स इन्होंने लिखा हुआ है, इसको पल्पेट कर ले। सॉफ्ट टिश्यूज़ का पता चलता है इससे। पॉइंट टेंडरनेस, अगर एक जगह पे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे पेन हो रहा है तो पालपेट करने से पेन होता है, तो ये पॉइंट टेंडरनेस होगी। मसल टाइटनेस का ही पता चल सकता है, स्वेलिंग वार्मथ का ही पता चल सकता है। अच्छा, नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन एल्बो पे कितनी है, 160 डिग्री। ठीक है, एक्सटेंशन 0 डिग्री होती है। सुपिनेशन 80 to 90 डिग्री हो सकती है। इसी तरह प्रोनेशन भी 90 डिग्री हो सकती है। रेडियल और अल्ना डेविएशन जो है, रेडियल डेविएशन जो है वो कितनी होती है, वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू अल्ना डेविएशन। 20 डिग्री रेडियल होता है, 30 अल्ना। अच्छा, तो प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं स्पोर्ट्स के इंजरीज की, इसके बाद इंजरीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि स्पोर्ट्स प्लेयर तो वल्नरेबल है बहुत सी इंजरीज़ को। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहन सकते हैं इन जगहों पे। ठीक है, जिस तरह, अच्छा आगे जाते हैं, क्रोनिक इंजरी रिडक्शन के लिए क्या कर सकते हैं। अगर बार बार एक इंजरी हो रही एक जगह पे, जिस तरह बेसबॉल प्लेयर्स होते हैं बार बार हैंड को एक्सटर्नल रोटेशन और एक्सटेंशन और एबडक्शन करते हैं, तो वो एक एंगल में उसके बार बार जो है ना लेब्रम पे जोर आता है शोल्डर के, तो शोल्डर बार बार इफेक्ट होता है। ठीक है, तो वो रेपिटिशंस होती है। ठीक है, रेपिटिशंस को हमने कम करना है। अब देखा जाए बेसबॉल हो गया या इसके अलावा टेनिस हो गया, टेनिस में लेटरल एपिकॉन्डालाइटिस हो सकता है, तो बार बार रेपिटेशन जो है इसको थोड़ा कम करना है। अगर कम नहीं करेंगे तो क्रोनिक इंजरी की तरफ लीड कर सकता है। इसके अलावा प्रॉपर मैकेनिक्स के थ्रू स्पोर्ट्स के लिए इक्विपमेंट सही से यूज़ करें, और अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और एंड्योरेंस उसमें होनी चाहिए एथलीट में, ताकि मसले ना बने। अच्छा, तो अब आती है कंडीशंस पे। तो सबसे पहले ओलोक्रानाइन बर्साइटिस, इसको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, मतलब इसकी डायग्नोसिस कैसे की जा सकती है। इसके अलावा जो है साइंस ऑफ इंजरी इसमें क्या होगी, मीडियल एस्पेक्ट पे ये होती है ज़्यादातर। देखिए, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है तो मीडियल साइड ऑफ द एल्बो पे पेन होगा। साथ ही साथ ऑब्जेक्ट ग्रास्पिंग में थोड़ा सा मुश्किलात होगी। पॉइंट टेंडरनेस अवर्दी, एमसीएल। अच्छा, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इसकी ज़्यादातर होती है, राइस प्रोटोकॉल को अपनाते हैं। ठीक है, रेस्ट, इन्फ्लेमेशन, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। एल्बो को एक फिक्स एंगल पे रख देते हैं 90 डिग्री स्लिंग में, एटलीस्ट फॉर 24 आवर्स, डिपेंड्स ऑन द सिवेरिटी। ठीक है, साथ ही साथ एल्बो रेंज ऑफ मोशन में फिर ग्रेजुअली काम करना है। ठीक है, तो एथलीट्स को अपनी एक्टिविटी मॉडिफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ टाइम के लिए। इसके अलावा वक्त के साथ साथ जो है ना स्लोली स्लोली अपने नंबर ऑफ थ्रोज ज़्यादा करना है, रेंज और स्ट्रेंथ
वक्त के साथ साथ स्लोली स्लोली ग्रेजुअल प्रोग्रेशन करनी है ना, एकदम से एथलीट की इंजरी अभी ठीक हुई है और एकदम से फिर से शुरू हो जाए। एमसीएल अगर अनस्टेबल है तो फिर उस केस में रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करते हैं, जो कि टॉमी जॉन्स प्रोसीजर जिसे कहते हैं। अच्छा, लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस, अब ये जो है टेनिस एल्बो है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर जो है क्रोनिक इंजरी है, एक्यूट में नहीं आती, ठीक है। तो बार बार रेपिटेटिव माइक्रो ट्रॉमा एक जगह पे होते हैं, बार बार एक्सटेंसर मसल्स की जो इंसर्शन है इस जगह पे, ये लेटरल साइड ऑफ द एल्बो पे, तो एपिकॉन्डाइल पे होता है, तो इसलिए लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस कहते हैं। तो बार बार उस पर माइक्रो ट्रॉमा होता है, तो उसकी वजह से ये कंडीशन होती है। तो साइंस ऑफ इंजरी क्या होते हैं, ये तो लेटरल एपिकॉन्डाइल वाली रीजन पे पेन होगा, ठीक है। साथ ही साथ जो है जैसी वीकनेस बढ़ेगी उसका पेन भी ज़्यादा होगा। एल्बो की रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हो जाएगी, और साथ ही साथ जब रेजिस्टेड रिस्ट एक्सटेंशन करेंगे ना, तो उसमें पेन और ज़्यादा होगा। साथ ही साथ अगर रेडियल डेविएशन भी करें तो उसमें भी पेन ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों फंक्शन जो है ना, ईसीआरबी मसल और एक्सटेंसर जो कंपार्टमेंट है रिस्ट का, तो उसकी ये वो करता है, मूवमेंट में मदद देता है। तो इन सब मूवमेंट्स में पेन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसी तरह आप डायग्नोस भी कर सकते हैं एक बंदे को। अच्छा, लेटरल एपिकंडलाइटिस की केयर क्या होगी, राइस प्रोटोकॉल, इसके अलावा एनसिड्स यूज़ कर सकते हैं, एनाल्जेसिक यूज़ कर सकते हैं, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कर सकते हैं, डीप फ्रिक्शन मसाज कर सकते हैं। साथ ही साथ अवॉइडेंस ऑफ प्रोनेशन पोजीशन, प्रोनेशन पोजीशन में और भी ज़्यादा इस पर स्ट्रेच पड़ सकता है, ठीक है। अच्छा, तो ये देखें, इनको इन्होंने मोबिलाइजेशन स्ट्रेचिंग भी इसकी पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन में करें, साथ काउंटर फोर्स ब्रेस ये देखें इन लोगों ने पहनाया हुआ है, ठीक है। ये वाला, ये इसको वो जो स्पेसिफिक उसका एक्शन है उसे करने से रोकता है, ठीक है। प्रॉपर मैकेनिक्स भी ज़रूरी है। अच्छा, तो मीडियल एपिकंडलाइटिस अभी दूसरी कंडीशन है जिसे गोल्फर्स एल्बो कहते हैं, क्योंकि गोल्फ में वो जब पकड़ते हैं हाथ को, हाँ ये देखिए मीडियल वेल्गस फोर्सेस इधर आती है, इस तरफ जोर पड़ता है। साथ ही साथ एल्बो फ्लेक्शन के साथ रिस्ट फ्लेक्शन के साथ भी इधर जो है ये मसल्स यूज होते हैं। तो ये भी लेटरल एपिकंडलाइटिस की तरह है थोड़ा बहुत। अच्छा, फोर्सफुल फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट, ठीक है, मैंने जैसे बताया रिस्ट की फोर्सफुल फ्लेक्शन, और साथ ही साथ एक्सट्रीम वेल्गस टॉर्क है। साइंस ऑफ इंजरी क्या होगी, पेन होगा किस चीज़ पे, जब फोर्सफुल फ्लेक्शन या एक्सटेंशन करे। एक्सटेंशन में क्या होगा, ये स्ट्रेच होगा, जबकि फ्लेक्शन में ये मसल कंट्रैक्ट होगा। तो दोनों केसेस में इधर पेन हो सकता है, पॉइंट टेंडरनेस होगी और माइल्ड स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है। पैसिव मूवमेंट में ज़्यादा पेन हो सकता है एज कम्पेयर टू एक्टिव, सही है। अच्छा, केयर इसकी क्या है, इसमें क्या है, स्लिंग पहना देते हैं, जो पिछले वाले में भी स्प्रिंग था, काउंटर फोर्स जो था। इसमें रेस्ट, क्रायोथेरेपी, हीट, अल्ट्रासाउंड दे सकते हैं, एनाल्जेसिक्स, एनसिड्स, सेम टू सेम उसी तरह ही, लेकिन इसमें एक अल्ट्रासाउंड एडिशन इन्होंने की हुई है। अच्छा, ब्रेस बिलो द एल्बो टू रिड्यूस एल्बो स्ट्रेसिंग, ठीक है। एल्बो के नीचे ब्रेस ही पहना सकते हैं। अच्छा, सेवियर केसेस में फिर स्प्लिंटिंग और कंप्लीट रेस्ट फॉर 7 to 10 days होता है। अब है एल्बो ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डिसिकेंस। नेम को सबसे पहले गौर करें, जब ऐसा नेम आता है तो उसका मतलब क्या बना होता है उसको देखें। ऑस्टियो बोन को कहते हैं, कॉन्ड्राइटिस कार्टिलेज को, बोन के ऊपर जो कार्टिलेज है उसकी इन्फ्लेमेशन, ठीक है। और साथ ही साथ डिसिकेंस लिखा हुआ है, डिसिकेंस का मतलब है अलहदा हो जाना, ठीक है, सेपरेट हो जाना। तो एल्बो ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डिसिकेंस, इसमें देखिए ये थोड़ा बहुत जो है सेपरेट भी हो रहा है और इसकी इन्फ्लेमेशन हुई है। तो इम्पेयरमेंट ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से हो सकता है, जिसकी वजह डिजनरेशन होता है, और साथ ही साथ लूज बॉडीज़, मतलब अलग हो रहा होता है, और लूज बॉडीज़ भी उधर बन सकती है। तो जब इधर ये लूज़ होगी जगह, तो ये बोन जब मूवमेंट कर ये जॉइंट, तो इसके दरमियान ही आ सकता है, तो इसकी वजह से लॉकिंग हो सकती है, सडन पेन हो सकता है, रेंज जो है वो थोड़ी टाइम के लिए कम हो जाती है हैंड की, स्वेलिंग, पेन, क्रेपिटेशन भी हो सकती है। केयर इसकी क्या है कि अगर लूज बॉडीज़ है, उसकी वजह से बार बार लॉकिंग हो रही है जॉइंट की, तो उस केस में सर्जरी कराते हैं। और इसके अलावा अगर सर्जरी ना कराई जाए और इसको रिमूव ना किया जाए लूज बॉडीज़ को, तो आर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। अल्नर नर्व इंजरीज एल्बो में ये सबसे प्रोन नर्व है, क्योंकि ये बिल्कुल ये साइड से गुजर रही है, ये देखिए मीडियल साइड से ये इसके नीचे से गुजरती है, ह्यूमरस का जो मीडियल एपिकंडाइल है इसके नीचे से। तो इसके ऊपर ये एक लिगामेंट होता है, ठीक है, इसने इसको जगह पे पकड़ा होता है। तो क्यूबिटस वेल्गस वाली फोर्सेस जो है ना, जब क्यूबिटस वेल्गस ज़्यादा हो एक बंदे का, तो उसमें ही इस पर और ज़्यादा स्ट्रेच पड़ता है, क्योंकि हाथ और भी बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है, तो इस पर स्ट्रेच ज़्यादा पड़ता है। इसके अलावा अल्नर नर्व की डिसलोकेशन हो सकती है अगर ये जो लिगामेंट है ये लूज है, तो उस केस में भी हो सकती है। अच्छा, ट्रैक्शन इंजरीज वल्गस फोर्सिस से अभी मैंने आपको बता दिया है, थोड़ी देर पहले स्ट्रेच आता है। इसके अलावा अगर टनल ठीक नहीं है, शैलो नहीं है,
शैलो है, सॉरी, ये डीप नहीं है, तो उस केस में भी ये नर्व बार बार ऊपर नीचे आ सकती है। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने आपको बताया इम्पिंजमेंट हो गया, इसके अलावा लिगामेंट जो है इसके ऊपर कंप्रेशन कॉज करे, या लिगामेंट लूज हो तो उसकी वजह से भी ये बाहर निकल सकता है। तो ये सारे कॉजेज हो सकते हैं नर्व इंजरीज के। इसके क्या साइंस ऑफ इंजरी होगी? जो इसके डर्माटोम है उसमें आपको सेंसेशंस का मसला होगा, पैरेस्थीजिया। सही है। इसकी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है। ठीक है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में क्या है कि बस ऐसी मूवमेंट्स ना करें जिससे इस पे और भी जोर पड़े, एग्रेवेटिंग कंडीशन को अवॉइड करें। जिस तरह फ्लेक्जन जब बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसमें ये बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो और भी ज़्यादा रबिंग होती है, पेन होता है, स्ट्रेच होता है। सर्जरी हो सकता है अगर ये किसी तरीके से ठीक ना हो रहा हो। सही है। अच्छा, अब डिसलोकेशन ऑफ एल्बो, ये एक और कंडीशन है, स्पोर्ट्स में हो सकती है। तो हाई इंसिडेंस इन स्पोर्ट्स कास्ड बाय फॉल ऑन आउट स्ट्रेच हैंड, जब हाथ बिल्कुल आप सीधा करके उसके ऊपर गिरे, अपनी बॉडी का पूरा जोर आया उसके ऊपर, तो एल्बो की क्या हो सकती है? डिसलोकेशन हो सकती है, और ये बड़ी खतरनाक है। साथ ही साथ अगर एल्बो एक्सटेंडेड है, आउट स्ट्रेच हैंड में एक्सटेंडेड ही होता है, और सिवियर ट्विस्ट वाइल फ्लेक्स्ड, तो दो कंडीशन है, एक एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन में बंदा गिरे हाथ के ऊपर, या इसके अलावा फ्लेक्शन हो हाथ में और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आए, हाथ बहुत ज़्यादा ट्विस्ट कर जाए फ्लैग एल्बो पे, तो उसकी वजह से क्या होगा? ये डिसलोकेशन हो सकती है एल्बो की। साइंस ऑफ इंजरी क्या होगी? उस जगह पे स्वेलिंग होगी, सेवियर पेन होगा, डिसेबिलिटी होगी, साथ ही साथ नज़र भी आ रहा होगा कि किस तरफ डिस्प्लेस हुआ है, या आगे की तरफ, पीछे की तरफ, या लेटरली। ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है? मीडियन नर्व इधर से गुजर रही है, रेडियल नर्व गुजर रही है, साथ ही साथ जो है अल्नर नर्व भी है, वो भी इसमें कंप्रोमाइज़ हो सकती है, साथ ही साथ ब्लड वेसल्स भी जो है ना इसमें, उसकी भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो रप्चर और टीयरिंग हो सकती है लिगामेंट्स की, इसके साथ ज़्यादातर होता है इसमें। ठीक है, क्योंकि लिगामेंट्स ने इसे पकड़ा हुआ है, और ये ऐसा जॉइंट है कि ये जब निकलता है तो लिगामेंट्स बहुत ज़्यादा उस पर स्ट्रेच आते हैं। देखिए इसका ये अल्ना बोन निकल गई है बिल्कुल इलेक्ट्रोनॉन फोर्सा से। अच्छा, इसकी केयर किया है, मोबिलाइज कर लेंगे जॉइंट को। ठीक है, पहले तो रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन करेंगे जॉइंट की। ठीक है, अपनी जगह पे लाएंगे, फिर उसके बाद उसे बिल्कुल मोबिलाइज कर देना है कुछ टाइम के लिए। स्प्लिंटेड इन्फ्लेक्शन फॉर 3 वीक्स। सही है। अच्छा, फ्रैक्चर्स की ये टाइप्स लिखी हुई है अगर एल्बो पे हो। सही है, तो ये आप एक नज़र देख लें। तो फ्लेक्स्ड एल्बो पे ज़्यादातर बंदा गिरे तो एल्बो का फ्रैक्चर होता है, क्योंकि सीधा हाथ पे गिरे तो ज़्यादातर ह्यूमरस या क्लेविकल का फ्रैक्चर हो सकता है, या डिस्टल फोर आर्म का हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, इन्होंने इधर लिखा हुआ भी है। अच्छा, आगे जाते हैं इसकी कैसे। अच्छा, अभी कंट्यूजन आ गया। कंट्यूजन क्या है? ब्रूजिंग। ब्रूजिंग तो नहीं, एक जगह पे जोर से लग जाए तो ब्रूजिंग, और उधर ब्लड का जमा हो जाना। तो अल्नर अल्नर साइड जो होती है आर्म की, फोर आर्म की, उस पे ज़्यादातर इंजरीज होती है, उधर जाके चीज़ लगती है, कोई चीज़ आके लग जाए। ठीक है, एक्यूट भी हो सकती है, क्रोनिक भी, बार बार एक चीज़ आके लगे। ठीक है, या कभी कभार आके लगे। जिस तरह अगर कोई बंदा किक बॉक्सिंग कर रहा है, या कोई वो हो रहा है, यूएफसी का मैच हो रहा है, उसमें भी देखिए हाथ आगे बार बार करते हैं, तो उनकी अल्नर वाली साइड ऑफ हैंड जो है वो बार बार कांटेक्ट में आता है उसकी किक के साथ, अपने आप को डिफेंड करने के लिए। तो एक्यूट भी हो सकता है, एकदम से एक चीज़ आके लगे और बार बार आके लगे। तो साइंस ऑफ इंजरीज में क्या होगा? पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, हीमाटोमा हो सकता है। अगर बार बार हो रहा है तो उसकी वजह से उधर वो जो हीमाटोमा बन रहा है उसमें फाइब्रोसिस हो सकती है, और बाद बाद में उधर एक बोन बन सकती है, कैलस बन सकता है। सही है, बोनी कैलस बन सकता है। अच्छा, इसकी केयर क्या करेंगे? इसकी क्या ट्रीटमेंट हो सकती है? एक्यूट स्टेज है तो राइस करें फॉर एटलीस्ट 1 आवर, साथ ही साथ फिर से उसकी जो है आइसिंग करें, क्रायोथेरेपी करें। इसके अलावा प्रोटेक्शन ज़रूरी है। ये इसके लिए पैड का नाम लिखे, स्पॉन्ज रबर पैड भी यूज़ कर सकते हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग के लिए। फोर आर्म के फ्रैक्चर्स के बारे में आते हैं। ठीक है, फोर आर्म जो एल्बो और रिस्ट के दरमियान वाला रीजन है उसे कहते हैं। यूथ में बहुत कॉमन इसके फ्रैक्चर्स, और ज़्यादातर किस वजह से हो सकता है? डायरेक्ट कोई चीज़ आके लगे या गिर जाए बंदा। तो अल्ना रेडियस अकेले अकेले फ्रैक्चर इनको करना मुश्किल है, मतलब सिंगल अल्ना फ्रैक्चर हो या सिंगल रेडियस, ज़्यादातर दोनों एक साथ होते हैं। तो साइंस ऑफ इंजरी, एकदम से कड़क की आवाज़ आएगी, पॉप की आवाज़ आएगी, क्रैक की आवाज़ आएगी, और साथ ही साथ सीवियर पेन, स्वेलिंग और डिसेबिलिटी हो जाती है, मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो सकती, उधर कुछ नहीं कर सकता। एडी में एकाइमोसिस हो सकती है, साथ ही साथ क्रेपिटिस की आवाज़ें आ सकती है। ठीक है, एथलीट्स को साथ ही साथ क्या हो सकता है? और भी टिश्यूज़ डैमेज हो सकते हैं। इसकी क्या है केयर? राइस, साथ ही साथ स्प्लिंट लगा देते हैं। पहले सबसे पहले उसको रिड्यूस कर दे अपनी जगह पे अगर डिस्प्लेस हुआ है, उसके बाद स्प्लिंट कर दे, और एटलीस्ट 8 वीक्स तक एथलीट आउट ऑफ एक्शन होता है।
अच्छा, तो अब ये फ्रैक्चर्स की टाइप्स हैं, कोलिस फ्रैक्चर और इसके अलावा स्मिथ फ्रैक्चर। ये आपको देखिए, कोलिस फ्रैक्चर जब एक्सटेंडेड रिस्क के साथ आप ज़मीन पे गिरे, तो ये जो डिस्टल पार्ट है फ्रैक्चर की बोन का, तो वो बाहर की तरफ आ जाता है, एक्सटेंड हो जाता है। तो ये इसकी डिफॉर्मिटी जो होती है सिल्वर फॉर्क डिफॉर्मिटी होती है, जबकि स्मिथ में इस तरह गिरे तो ये देखिए आगे की तरफ आ जाता है। तो किधर गया, अच्छा, तो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी इन्होंने लिखी हुई है, फॉल ऑन एक्सटेंडेड रिस्ट। अच्छा, लेस कॉमन कौन सा है, स्मिथ। साइंस ऑफ इंजरी क्या होगा, वो तो आपको मैंने सिल्वर फॉर्क डिफॉर्मिटी बता दिया। इसके अलावा व्हेन नो डिफॉर्मिटी इज प्रेजेंट इंजरी में बी पास्ड ऑफ एज अ बैड स्प्रेन। बाज़ औक़ात ऐसा होता है फ्रैक्चर हो जाता है लेकिन डिफॉर्मिटी इधर नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई होती, तो नज़र नहीं आता, लोग समझते कि स्प्रेन हुआ है। ठीक है। एक्सटेंसिव ब्लीडिंग और स्वेलिंग भी इस जगह पे हो सकती है। टेंडन्स में बी टॉर्न और एवल्स्ड, या तो टेंडन टियर हो सकता है या वो अपने साथ बोन को हटा सकता है उस जगह से। इसके साथ साथ मीडियन नर्व इंजरी बहुत प्रोन है बंदा इसमें। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, कोल्ड कंप्रेस, स्प्लिंट रेस्ट, रिस्ट पे स्प्लिंट कर देंगे और साथ ही साथ फिजिशियन को रेफर कर देंगे, एक्सरे मोबिलाइजेशन होगी। और फॉर एटलीस्ट 1 to 2 मंथ जो है ना, एथलीट जो है ना एक्टिविटीज़ नहीं कर सकेगा। अच्छा, विदाउट कॉम्प्लिकेशन इन्होंने लिखा हुआ है, सही है ना। अच्छा, स्मिथ फ्रैक्चर जो है वो भी आपको मैंने बता दिया। इसको रिवर्स कोलिस फ्रैक्चर भी कहते हैं, क्योंकि कोलिस के ऑपोजिट है ये। मोन्टेजस फ्रैक्चर जो है ये शाफ्ट ऑफ अल्ना का फ्रैक्चर है। इसके साथ जो है ये प्रॉक्सिमल जो रेडियस है ये डिसलोकेट कर जाता है, क्योंकि ये देखिए इस तरफ कोई ब्लो लगे तो ये टूट जाता है और इस पे भी जोर आता है तो ये इधर से हट जाता है। ठीक है। तो बॉविंग फॉरवर्ड ऑफ द अल्नर शाफ्ट, और साथ ही एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ रेडियल हब हेड विद रप्चर ऑफ एन्युलर लिगामेंट। इस जगह पे जो लिगामेंट है वो भी रप्चर हो जाता है, जो इसका रेडियस के हेड का। गैलियासिस फ्रैक्चर क्या है, ये जो है रेडियस का फ्रैक्चर है प्रॉक्सिमल एंड पे। ठीक है, रिस्ट के नज़दीक इधर होता है। ये ट्विस्टिंग फोर्सेस से ज़्यादातर हो सकता है। तो इसके साथ जो अल्ना का डिस्टल एंड होता है, जो रिस्ट के करीब जो अल्ना है वो डिसलोकेट हो जाती है। तो ये स्लाइड इसका ख़त्म होगी।